हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक जनरल साइंस जेकेएसएफबी अकाउंटेंसी फाइनेंस में भी आपके पास मेंशन हुआ है और सेम टॉपिक क्योंकि आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक जेकेएसएफबी पटवारी के सिलेबस में भी मेंशन है, तो ये क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गुजारिश करेंगे पहले आपने क्लास देखनी है, क्लास की जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फिर एमसीक्यूज लगाने हैं और अपने आप को टेस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स इज कॉल्ड। देखिए, आपको पता है कि मेटल्स में एक खूबी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर आप मेटल्स को बीट करेंगे तो आप इनके पते पते थिन शीट्स बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? क्या आप उसे डक्टिलिटी कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे या ड्यूरेबिलिटी कहेंगे? ठीक है, दो प्रॉपर्टी जनरली हम बात करते हैं मेटल्स में। एक तो आप डक्टिलिटी कहते हैं, दूसरे को आप मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके माध्यम से किसी भी मेटल को आप जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका मेलेबिलिटी आ रहा है। अगर आपकी डक्टिलिटी की बात पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर मेटल्स की ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके माध्यम से आप मेटल्स को आप ड्रा कर सकते हैं इनटू थिन वायरस, पतली पतली तारें बना सकते हैं, उससे आप डक्टिलिटी कहेंगे। और अगर आप शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की जो इजाजत दे रही है उसे आप मेलेबिलिटी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी। वो मेटल्स जो किसी हार्ड सरफेस पर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास मेटल कोई चीज़ है, अगर आप उसको हार्ड सरफेस स्ट्राइक कर रहे हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उन मेटल्स को आप क्या कहेंगे? मेलेबल कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, सोनरस कहेंगे या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके पास सी ऑप्शन, सोनरस मेटल्स कहते हैं उन्हें। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास इस तरह से दिया गया है। पूछा जा रहा है कि गैलियम एंड सीजियम हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, दो मेटल्स आपके पास दिए गए, आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं, गैलियम एक है, दूसरा सीजियम है। इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ये क्या है? क्या ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बोथ या नन ऑफ दीज? जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ी थी वहाँ हमने बात की थी कि जो आपके पास मेटल्स होते हैं जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं और नॉन जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी, जिन एक्सेप्शन में से ये आपके पास गैलियम और सीजियम एक थी, जहाँ हमने पढ़ा था कि गैलियम और सीजियम हालांकि ये मेटल्स हैं लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम हैं। इवन अगर आप हथेली पर रखते हैं इनको तो ये मेल्ट होने लगते हैं। तो ये क्या है सर? ये मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। विच आर फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट इवन बाय ए नाइफ। ठीक है, ये आपके पास कुछ मेटल्स दिए हैं, आपको पूछा जा रहा है कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट हैं कि इवन चाकू से उनको आप काट सकते हैं। ए ऑप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, बी ऑप्शन आपके पास दिया गया है सोडियम एंड आयरन, सी ऑप्शन आपके पास दिया गया है पोटेशियम एंड सिल्वर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है जी, हमने आपके साथ पढ़ा था कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन से, जैसे आपके पास अल्कली मेटल्स हो गए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गए, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको जो है एक चाकू नाइफ से काट सकते हैं। इसीलिए जो है ये एक्सेप्शन में आ रही थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है सर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश करें अगर सीख रहे हैं तो साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करते बनिए, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट ये क्लास देखना चाहता है तो आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल साइंस फॉर अकाउंटेंसी फाइनेंस एज वेल एज अगर आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो जेकेएसएफबी अकाउंट आपके पटवारी के नाम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप ये टॉप के सारे पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, metal oxides which react both with acids as well as bases to produce salts and water are known as। कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ताकि साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया जाए, उन्हें आप क्या कहेंगे? ए ऑप्शन बेसिक ऑक्साइड्स कहेंगे, नंबर बी फोट्रिक ऑक्साइड्स कहेंगे, नंबर सी एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहेंगे, या डी जो है आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स कहेंगे। जनरली अगर आप देखते हैं मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं आपके नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जनरली ऐसे होते हैं जैसे आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जो बहुत एसिड्स एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बोथ विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। और ऐसे जो आपके पास मेटल ऑक्साइड्स उन्हें आप क्या नाम देते हैं सर? आप उनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। दैट्स ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर जो है बन के आ जाएगा। एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं आप, जिंक ऑक्साइड जिसकी एग्जांपल है वो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, which are the following metals are kept immersed in the
केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ठीक है जी, आपको कह रहा है कि ये जो दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें आप केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं, ताकि प्रिवेंट कर इन्हें बचाया जा सके, एक्सीडेंटल फायर से इनको रोका जा सके। देखिए आपको पता है कि अलग अलग मेटल्स जो हैं अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स हैं जैसे आपके पास पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गए, वो इतने विगोरसली रिएक्ट करते हैं आपके आयर के साथ इन ओपन आयर कि इनको हमें मुश्किल होता है ओपन आयर में रखना है, इसलिए इनको हम जो है केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एक्सीडेंटल फायर्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कौन सा आ जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बरकस कुछ मेटल जैसे सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, वो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अलग अलग मेटल जो हैं अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन से मेटल्स को हम इमर्स करके रखते हैं आपके केरोसिन ऑयल में ताकि इनको प्रिवेंट किया जा सके एक्सीडेंटल फायर से, वो आपके पास करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये विगोरसली जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो है आपका फर्ज बनता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है कि मेटल्स आर। ठीक है जी, मेटल्स क्या हैं? क्या मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नन ऑफ दीज। देखिए अब आपको पता होनी चाहिए, क्लास अगर आपने हमारे साथ देखी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ये आपको पता होगी। मेटल जनरली हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटल में ये काबिलियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ताकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बना सकें। जैसे सोडियम का आयन आपने देखा होगा Na पॉजिटिव हम लिखते हैं। Na पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। अगर आप मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम का आयन आप जनरली Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं। सर ये मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो आपके पास ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं। आपके पास एल्यूमिनियम है, मेटल है, Al3 पॉजिटिव इसके आयन लिखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसी वजह से मेटल्स जो हैं आपके पास क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर बन के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स इज एज। ठीक है जी, आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्टिविटी अगर आपको पूछी जाए कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो किस जो है उसकी जो सीक्वेंस है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सोडियम की है, फिर कॉपर की है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर जिंक की है, फिर सबसे लास्ट में आपके पास आयरन की है। बी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक, जिंक की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके पास आयरन, और सबसे कम जो है आपके पास कॉपर आ रहा है। अगर आपने हमारे साथ क्लास में पढ़ा होगा, जब हमने आपके क्लास में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, तो वहाँ रिएक्टिविटी की सीरीज इस तरह से आ रही थी। सबसे पहले आपके पास सोडियम था, मोस्ट रिएक्टिव था, इसके बाद आपके पास मैग्नीशियम आ रहा था, मैग्नीशियम के बाद आपके पास जिंक आ रहा था, जिंक के बाद आपके पास आयरन आ रहा था, और सबसे लास्ट जो है वो कॉपर आ रहा था। ठीक है जी, कॉपर इतना कम रिएक्टिव था, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट ऑल। ठीक है जी, इसीलिए जो आपके पास मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर हैं विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स, ये हमने क्लास में भी आपको बोला था। तो ये सीरीज जो है ये फॉलो कर रही थी। ये Na ग्रेटर देन मैग्नीशियम ये कहाँ पर आपके पास आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो ये यही आ रहा है कि सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन आपके कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक्वा रिगिया। देखिए एक्वा रिगिया बेसिकली आपके पास एक लेटेंट नाम आता है फॉर रॉयल वाटर। यह आपके पास बोला गया है कि ये आपके पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मौजूद होते हैं। क्या 3:2 के रेशियो में होते हैं, क्या 3:4 के रेशियो में होते हैं, 1:3 के रेशियो में होते हैं, या 3:1 के रेशियो में होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्वा रिगिया में आप बताइए कंसनट्रेशन क्या है, किस रेशियो में मौजूद होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हमेशा आपके पास आंसर जो है 3:1 आना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 आ रहा है रेशियो में और आपके पास जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसका रेशियो है 1 आ रहा है। 3:1 जो है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद वाटर ए मेटल ऑक्साइड एंड एक्स आर फॉर्मड, व्हाट इज एक्स हियर? कह रहा है कि जब भी एक आपके पास जो मेटल है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास एक तो आपके पास
मेटल ऑक्साइड बन के आता है प्लस एक्स समथिंग एक्स बन के आता है। तो ये एक्स जो है ये एक्स क्या है, ठीक है जी, आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्स क्या साल्ट है, ठीक है जी। बी ऑप्शन क्या ये वाटर है, सी ऑप्शन क्या ये हाइड्रोजन गैस है, डी ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है क्या ये आपके पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, आपको पता होगी जब हमने आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर, वहाँ हमने पढ़ा था जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एक तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सर मेटल आपके पास सोडियम था, अगर 2 टाइम्स Na ये कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ, 2 टाइम्स H2O ये कंबाइन हो गया वाटर के साथ, हमारे पास एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स NaOH हमारे पास बन के आता है, प्लस टाइम्स आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस बन के आता है। तो जब भी आपके पास मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है हमेशा बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइड्रोजन गैस बन के आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर आप और एक एग्जांपल देखेंगे कि आपके पास आयरन है, सर अगर आप आयरन देखेंगे 3 टाइम्स Fe आप आयरन लिख रहे हैं प्लस 4 टाइम्स वाटर के साथ अगर ये कंबाइन हो रही है तो ये आपके पास जो है रिएक्शन इस तरह से देखने को मिलेगी, आपके पास Fe3O4 जिसे आप आयरन ऑक्साइड कहेंगे प्लस 4 टाइम्स H2 हाइड्रोजन गैस जो है आपके पास मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड का भी या मेटल हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जिस तरह से हमने मेटल देख लिया था सर, मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आ रहे थे, इस तरह से बोल रहा है कि नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं हेंस दे डैश इलेक्ट्रॉन्स, क्या नॉन मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये रिफ्यूज़ करेंगे या नन ऑफ दीज। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रो निगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल सर ऑक्सीजन के आयन्स O2 निगेटिव हम लिख रहे हैं, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आपके पास सल्फर ऑक्साइड आयन, सल्फाइड के आयन्स हैं, H2 निगेटिव हम लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक्सेप्ट किया है। क्लोरीन Cl निगेटिव हम लिखते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो निगेटिव हैं, क्यों, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू आ रहा है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नंबर सेकंड बोल रहा है कि मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अभी तो आपने हमारे साथ पढ़ ही लिया कि मेटल जो हैं रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ कि मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज करें। तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है। तो पहला क्या है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये बात सच है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए। तो पहला जो है करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा सर, ओनली 1 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, द कंपाउंड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल और नोन एज। कह रहा है अगर आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है मेटल से, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है सर, मेटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है सर, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से है सोडियम Na, ये क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो आपके पास Na पॉजिटिव Cl जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसमें चला जाएगा, NaCl का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि वो आपके पास कंपाउंड्स जो बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स, उन कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया गया है आयोनिक कंपाउंड्स, नंबर सेकंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, नंबर सी बोथ, नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए जो कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल्स, उन्हें आप आयोनिक कंपाउंड कहते हैं सर, बिल्कुल आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या आप उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, बिल्कुल सर, ये नाम भी उन्हें हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं अगर आप सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई आपकी सपोर्ट जो है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। क्वेश्चन 14, द मेजर सोर्स बोल रहा है कि जो आपके पास मेजर सोर्स है मेटल्स का वो आपको क्या है, क्या वो अर्थ का मेंटल है, क्या अर्थ कोर है, क्या अर्थ क्रस्ट है, या आपके पास नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब हमने आपके साथ क्लास में पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की क्लास हमने आपके पास दी थी मेटल्स या नॉन मेटल्स में, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, वहाँ फिर आगे हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, वहाँ हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो क्रस्ट है इट्स द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स।
ठीक है जी। मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स क्या आ रहा है सर, अर्थस क्रस्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो अर्थ क्रस्ट में आपको मिल रहा है वो क्या है। देखिए अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है हमारी तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है सर वो कौन सा है, वो एल्यूमिनियम नंबर 1 पर आ रहा है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो मेटल आपके अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है सर वो आपके पास आयरन आ रहा है। नंबर 3 पर अगर आपसे कोई पूछे सर वो कैल्शियम आ रहा है। और जो इनकी परसेंटेज है जनरली आपके पास एल्यूमिनियम 7% में मिल रहा है, आपके जो आपके पास आयरन है ये 4% में मिल रहा है, आपके पास कैल्शियम जो है ये जनरली आपके पास 3% में मिल रहा है, इसके बाद आपके पास सोडियम 2.5% मिल रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि नंबर सेकंड जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है आपके अर्थ क्रस्ट में वो कौन है सर, वो आपके पास आयरन आ रहा है। पहले नंबर पर पूछा जाए तो वो आपके पास हमेशा आप आंसर देंगे एल्यूमिनियम का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ's क्रस्ट आर नोन एज। ठीक है जी, क्या आप उन्हें मेटल्स कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे, मिनरल्स या नन ऑफ दीज। अब देखिए आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो मेटल्स आपको अर्थ में मिल रही हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जिन्हें आप मिनरल्स कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेटल जो हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कंबाइंड स्टेट में आपके पास मेटल्स मिलते हैं। जो है सिंपल आपके जो अकेले स्टेट में जो आपके मेटल्स आपको मिलते नहीं है अर्थ क्रस्ट में, जनरली ये मिलते हैं इन देयर कंबाइंड स्टेट। जनरली मेटल कंटेनिंग सब्सटेंस जिन्हें आप मिनरल्स उनकी सोर्स में मिलते हैं, और वो एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट उन्हें आप क्या नाम देते हैं, जनरली उन्हें आप मिनरल्स का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, नंबर सेकंड ऑल मिनरल्स आर ओर्स। बोल रहा है दोनों में से आप बताइए सर ट्रू कौन सा है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए सर मिनरल क्या है, आप तो ऑलरेडी पता चल गई कि सर वो एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट उन्हें आप मिनरल्स कहेंगे, या मेटल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें आप मिनरल्स कहेंगे। अब इन मिनरल्स में से भी जिनमें से आप मेटल्स को बहुत एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कॉन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। देखिए आपको पता चल गई कि मेटल कंटेनिंग सब्सटेंस उन्हें आप मिनरल्स का नाम दे रहे हैं। मिनरल्स क्या है सर, दीज आर मेटल कंटेनिंग आपके पास सब्सटेंस हैं। अब इन मिनरल्स में से वो वाले मिनरल्स जिन मिनरल्स में से आपको मेटल हासिल करना आसान होगा, कन्वीनियंट होगा, प्रॉफिटेबली होगा, उन्हें आप ओर्स का नाम देंगे। जिनमें से हासिल नहीं होगा वो ओर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आपका मतलब ये आ रहा है कि सारे के सारे जो ओर्स हैं वो बेसिकली हैं तो क्या, वो ओर्स सारे के सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं ओर्स नहीं है। जिस तरह से आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के जितने सारे लोग हैं वो सर इंडियन हैं, लेकिन जो सारे के सारे इंडियंस हैं वो आपके महाराष्ट्र के लोग नहीं है, महाराष्ट्र जो मुंबई से नहीं है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स में से वो मिनरल्स जिनमें से आप मेटल को आसानी से कन्वीनियंटली प्रॉफिटेबली हासिल कर सकते हैं उन्हें आप ओर्स कहेंगे। तो जिनसे हासिल नहीं करेंगे वो ओर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो मिनरल्स दो तरह के, एक तो ओर्स आ रहे हैं, दूसरे वो आ रहे हैं जो ओर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो सारे के सारे ओर्स आपके मिनरल्स में आ रहे हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स मिनरल्स हैं सर, बिल्कुल ठीक है। ऑल मिनरल्स आर ओर्स सर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसका नंबर आंसर ए जो है ओनली 1 इसका ट्रू आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ फायर टू कन्वर्ट ए कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, 4 आपके पास नीचे प्रोसेस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप एक ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ आयर। बात याद रखिए, इन एब्सेंस ऑफ आयर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ताकि कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जा सके मेटल ऑक्साइड में। तो क्या आप उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? क्या आप उसे रोस्टिंग कहेंगे, क्या आप उसे कैल्सिनेशन कहेंगे, क्या आप उसे हाइड्रोलिक वॉशिंग कहेंगे, या आप क्या उसे नन ऑफ दीज। 4 जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने जब हमारे साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़े थे वहाँ नंबर सेकंड स्टेप आ रहा था, मेथड आ रहा था, जो सेकंड प्रोसेस में आ रहा था वो था कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड्स। वहाँ आपने पढ़ा था अगर आपके पास जो कंसनट्रेटेड ओर अगर कार्बोनेट ओर है तो आप इसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे कैल्सिनेशन के माध्यम से। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ आयर ताकि आप कन्वर्ट कर सकें कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है ये करेक्ट आ रहा है। इसके बरकस आपने हमारे साथ पढ़ा था अगर आपके पास सल्फाइड ओर होगा, इसको आपने कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में, तो आप इस्तेमाल करेंगे एक प्रोसेस जिसका आप नाम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक ओर को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयर।
कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ आयर होता है, रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ आयर होता है, ताकि आप कन्वर्ट कर सकें। रोस्टिंग में आप इन प्रेजेंस ऑफ आयर स्ट्रांगली हीट करते हैं ताकि कन्वर्ट किया जा सके सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में और रिमूव किया जा सके इसकी जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज़ है। तो ये प्रोसेस जो है आपके पास रोस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो कैल्सिनेशन की आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है जी, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग प्रोसेस कर दिए, अब आपने रिडक्शन कर दी मेटल ऑक्साइड की मेटल में, अब जो मेटल आपके पास बन गया इसकी आपने रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि जो आपके पास मेटल जनरली मिलता है वो इम्प्योर मेटल होता है, इसको आप रिफाइन करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मेथड जो है रिफाइनिंग में नहीं आता है। लिक्वेशन मेथड, सर लिक्वेशन मेथड जो आपके रिफाइनिंग में आता है। डिस्टिलेशन मेथड जो आपके पास रिफाइनिंग में आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो बिल्कुल ज़रूरी आती है। लेकिन रोस्टिंग अभी अभी आपने पढ़ लिया है कि रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ फायर ताकि कन्वर्ट किया जा सके सल्फाइड ओर को किसमें, मेटल ऑक्साइड में। तो ये रिफाइनिंग का प्रोसेस नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास पूछा जा रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी डन बाय। ठीक है, आपको पता है क्या हमारे पास जो मेटल्स हैं हमने उनको एक रिएक्टिविटी सीरीज में जो है बांटा हुआ है। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। तो जो मेटल्स आपके टॉप पर आ रहे हैं उनको आप किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जो मेटल्स सबसे नीचे आएंगे जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, आप उनको सिर्फ हीटिंग अलोन से कर सकते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी बीच में आ रही है, मिडल में आ रही है, उनको आप जनरली हीटिंग विद कार्बन करते हैं, उससे हम हासिल करते हैं। लेकिन जो मेटल टॉप पर आ रहे हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उनको हम हीटिंग अलोन से नहीं कर सकते हैं सर, हीटिंग विद कार्बन नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है ये प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जो मेटल्स हैं हम इनको हासिल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? these can be extracted by the process of electrolytic reduction। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, तो ये मेटल हम हासिल कर सकते हैं जब हम इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहेंगे। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके जो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक रिवाइज हो गया होगा वाया MCQs। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।